देखिए, आप लोगों ने तो टारगेट बनाया ही है दिल्ली पुलिस का, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि मेहनत थोड़ा से ज्यादा कर लेना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, हमने जितने भी क्लासेस शेयर किया हुआ है वे सारी क्लासेस को आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। और साथ ही साथ जो मैं अभी क्लासेस शेयर कर रहा हूं, इन क्लासेस को भी आप देखते चलिए। देखिए, दिन भर आप कहीं पर भी रहिए और कोई भी काम करते रहिए, लेकिन हमारी क्लास जब भी आपके पास पहुंचे उन सभी क्लास को आप जरूर देखते चलिए, क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। अच्छा, कुछ छात्रों ने हमें अप्रिशिएट किया हुआ है कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो कि हमें समझ में भी आया है। उन सभी छात्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके अप्रिसिएशन से कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ा है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी की जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक से भी क्वेश्चन आते ही हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात की जाती है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे? 28 राज्य हैं। जैसा कि बात करते हैं, बहुत सारे छात्रों के मन में ये होगा कि 28 राज्य नहीं बल्कि 29 राज्य हैं। नहीं, 28 राज्य ही हैं। दरअसल क्या होता है कि अगर आप याद करिए तो 5 अगस्त 2019 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स का दर्जा दिया गया होता है उससे वापस ले लिया जाता है। और जिसकी वजह से जो 29 राज्य होते हैं इसमें से एक कम हो जाता है और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? तो 7 होते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर होता है और इसका एक जो जिला होता है, सबसे बड़ा जिला होता है लद्दाख, इसको क्या किया जाता है कि दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और जिसकी वजह से जब हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ जाते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। कब? 2019 में। और फिर यहां पर जो हमारे पास 29 राज्य होते हैं, इनमें से एक राज्य कम हो जाता है, यानी कि 29 में से एक कम हो जाता है। तो हमारे पास कुल कितने राज्य हो जाते हैं? तो हमारे पास यदि आप देखें तो 28 राज्य हो जाते हैं। तो वर्तमान में यदि आप देखें तो 28 राज्य हमारे पास है। अब कैसे 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है अभी वर्तमान में, बल्कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में हमारे पास कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है। कैसे 9 से 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, आइए मैं आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल क्या होता है कि जो हमारे पास दादर नगर हवेली दमन और दीव की बात करते हैं, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, 2020 में एक परिवर्तन किया गया। 2020 में एक परिवर्तन किया गया और कहा गया कि जो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव है, इनको हम एक ही में कर देते हैं, यानी कि इन्हें हम मर्ज कर देते हैं। तो दरअसल फिर क्या हो जाता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो जाता है, और जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है कि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे पास यदि आप देखें तो इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, और कुल कितने राज्य हमारे पास? तो 28 राज्य हैं। शायद आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं लद्दाख की बात करते हैं। दूसरे राज्य की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर है। तीसरे राज्य की बात करते हैं तो चंडीगढ़ है दोस्तों। और चौथे राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ऊपर के 4 हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, फिर उसके बाद है जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद है चंडीगढ़, फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो नई दिल्ली। फिर से एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग, सबसे ऊपर आपको मिलेगा लद्दाख, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, फिर उसके नीचे आप आते हैं तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश ए मिल जाता है। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो एक तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाता है। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं तो हमारा पांडिचेरी मिल जाता है। तो इधर के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद यदि आप देखें तो पांडिचेरी हो जाता है। फिर इधर के 2 हो जाते हैं, यानी कि इस साइड के 2 हो जाते हैं। एक तो पहली बात करते हैं लक्षद्वीप की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं दादरा नगर हवेली। तो ये है हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाए।
ऊपर के 4 केंद्र शासित प्रदेश, 2 इधर के याद कर लीजिए, 2 इधर के याद कर लीजिए, टोटल मिलाकर 8 हो जाते हैं। सबसे पहले लद्दाख, फिर उसके नीचे आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे आप आ जाते हैं तो चंडीगढ़, फिर उसके नीचे आ जाते हैं नई दिल्ली, 2 इधर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और फिर उसके बाद बात करते हैं पांडिचेरी, और 2 इधर के लक्षद्वीप की बात करते हैं, और फिर उसके बाद बात करते हैं ऊपर चले जाते हैं तो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये है हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, कोई कहीं जाएगा नहीं, भले ही उसे पता है ये सारी चीजें, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बस छोटी छोटी जो बेसिक जानकारी है मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीजें बता देता हूं। अच्छा, अगर आप लोगों को मैप दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग क्या करिएगा कि किसी दूसरे फोन में आप मैप ओपन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के अगर स्थलीय रूप से आप देखते हैं, स्थलीय रूप से आप देखते हैं तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों, तो 7 हैं, जो कि स्थलीय रूप से हैं। अगर जलीय सीमा की बात करते हैं तो जलीय सीमा में अगर आप देखते हैं तो 2 राज्य हैं जलीय सीमा वाले। एक तो पहली बात कर लेते हैं श्रीलंका की बात कर लेते हैं, तो एक तो पहला राज्य हो जाता है श्रीलंका, और दूसरे राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो मालदीव की बात कर सकते हैं। तो 2 जलीय सीमा वाले राज्य हैं, एक तो पहली बात करते हैं श्रीलंका, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा, मालदीव यहां देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है कि ये हमारा इंडिया का मैप है तो इसमें आपको मालदीव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो जलीय सीमा वाले 2 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, एक तो पहली बात करते हैं श्रीलंका और दूसरी बात करते हैं दोस्तों तो मालदीव। अब जो स्थलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों तो पाकिस्तान की बात हम कर सकते हैं, और दूसरा राज्य हो जाता है अफगानिस्तान, तीसरे राज्य की बात करते हैं तो चाइना, चौथे राज्य की बात करते हैं तो नेपाल, और 5वें राज्य की बात करते हैं तो आपका भूटान हो जाता है, और 6ठे राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो म्यांमार, जिसका पुराना नेम बर्मा है। ठीक है, फिर 7वें राज्य की बात करते हैं तो बांग्लादेश है। ठीक है, दरअसल मुझे सर्दी हुई है तो हो सकता है पढ़ाने में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रही होंगी चीजें, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं चीजों को लेकर। तो हमारे पास स्थलीय सीमा वाले कितने राज्य हैं दोस्तों, तो 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात करते हैं तो पाकिस्तान, याद करते चलिए, सबसे पहले पाकिस्तान मिलेगा, फिर उधर चलते हैं तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान, फिर इधर आते हैं तो आपको मिलेगा चाइना, फिर आपको मिलेगा नेपाल, फिर मिलेगा भूटान, फिर मिलेगा आपको म्यांमार, और फिर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। जो 2 जलीय सीमा वाले राज्य हैं, एक तो श्रीलंका की बात करते हैं, दूसरा मालदीव की बात करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ क्या कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इसको भी आप देखते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, तो इसको देखते चलिए। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारत के राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ यहां तक इसकी बॉर्डर आती है पाकिस्तान की। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख दोस्तों, दूसरी बात करते हैं जम्मू कश्मीर, तीसरी बात करते हैं पंजाब, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात। तो याद करिए, सबसे पहले कौन सा आएगा राज्य, तो लद्दाख आएगा, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, फिर सीधा आ जाएगा पंजाब, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात। मुझे लगता है कि याद हो गया होगा आप लोगों को, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लद्दाख, फिर सीधा और सीधा जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जो कि आप जानते हैं जहां लद्दाख होगा वहां जम्मू कश्मीर होगा, और जम्मू कश्मीर के नीचे सीधा आप जानते हैं कि पंजाब आएगा। जब पंजाब आएगा तो उसके बाद राजस्थान भी आएगा, और राजस्थान के बाद सीधा गुजरात आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से राज्य हैं भारत के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर चंडीगढ़ के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल भारत का एक राज्य बॉर्डर शेयर करता है, वो है लद्दाख दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं चाइना के साथ। देखिए, मैं ज्यादा यहाँ डीप आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं चीजें इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देता कि आपको ये सारी चीजें तुरंत के तुरंत याद हो जाती है क्लास में। लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं आपके लिए, ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए है, केवल रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूं। जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है तो उनको भी थोड़ा से कहीं ना कहीं चीजें पता चल जाएंगी, और जिन लोगों ने 1-2 बार पढ़ा होगा उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मैं एक क्लास बना रहा हूं, जिसकी वजह से क्या है कि मैं ज्यादा यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, चीजों को मैं बताते चल रहा हूं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि समझाते चल रहा हूं। चलिए बात करते हैं चाइना के बारे में।
तो चाइना के बारे में यदि हम देख लेते हैं तो चाइना के साथ कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं तो लद्दाख की बात कर सकते हैं, फिर उसके नीचे आ जाता है आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, फिर उसके नीचे यदि आप देखते हैं तो उत्तराखंड मिल जाएगा। ये है सिक्किम। दरअसल क्या है, सिक्किम को लेकर बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सिक्किम जो है एक देश है। देखिए सिक्किम देश नहीं है बल्कि भारत का एक राज्य है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथा हो जाता है सिक्किम और पांचवा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो याद कर लीजिए कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा लद्दाख की बात करेंगे, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा उत्तराखंड, फिर सीधा और सीधा आपको जाना है सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। जल्दी से याद करिए, 3 ऊपर 2 इधर के, ठीक है, 2 मतलब एक तरह से उधर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में, फिर इसके नीचे हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम जान लेते हैं नेपाल के साथ कि कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेपाल के साथ उत्तराखंड, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार, फिर चौथी बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, जो कि यहां तक बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिक्किम के बारे में। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, देखिए सीधा और सीधा एक बात तो आप जानते ही हैं कि जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो इसकी वजह से उत्तराखंड जो है बॉर्डर शेयर करेगा किसके साथ, तो अगर आप देखेंगे तो नेपाल के साथ। तो नेपाल के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो ऊपर के 2 राज्य हमने चाइना के साथ बताया था ना आपको, एक तो पहली बात हमने आपको बताया था लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उसको छोड़ दीजिए, आप उत्तराखंड से चलिएगा। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करना है तो उत्तराखंड से आप उतरिएगा। सबसे पहले आप उत्तराखंड आ जाइएगा, फिर उसके बाद आप सीधा आ जाइएगा कहाँ, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, फिर उसके बाद बिहार आ जाएंगे, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर सीधा और सीधा आप सिक्किम पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। देखिए सबसे पहले आप उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड जैसे ही आएंगे वैसे ही सीधा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश आपको आना पड़ेगा, और जहां पर उत्तर प्रदेश है वहां पर बिहार भी रहेगा। अब बिहार के साथ पश्चिम बंगाल भाई है ही ममता बनर्जी जी, ठीक है, और उसके बाद सीधा सिक्किम आप चले जाइएगा। तो ये हो गया आपका एक तरह से, अगर आप देखें तो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों भूटान के बारे में। देखिए भूटान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले राज्य की बात करते हैं हम सिक्किम, फिर उसके बाद हो जाता है वेस्ट बंगाल, फिर आप याद कर लीजिए असम, फिर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो 2 इधर के आप याद कर लीजिए, 2 इधर के याद कर लीजिए। देखिए 2 इधर वाले कौन कौन से हैं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। 2 इधर वाले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम को याद कर लीजिए। तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया सिक्किम, फिर बताया हमने आपको पश्चिम बंगाल, फिर हमने आपको बताया असम, फिर हमने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश। तो ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस काफी वास्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार के बारे में बात करते हैं तो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, फिर उसके बाद है नागालैंड, फिर उसके बाद बात करते हैं तो मणिपुर, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तो मिजोरम है दोस्तों। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यदि आप देखते हैं तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे आ जाता है आपको नागालैंड, और जैसे ही नागालैंड आएंगे तो वैसे ही मणिपुर आप आ जाएंगे, और मणिपुर के साथ आप मिजोरम तो जानते ही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम याद कर लीजिए कि म्यांमार के साथ ये सारे राज्य क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, जो कि आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, तो है पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। दूसरी बात करते हैं असम की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं तो मेघालय, चौथी बात करते हैं त्रिपुरा, फिर पांचवी बात कर लेते हैं दोस्तों मिजोरम। देखिए ऐसे आप याद करिए कि सबसे पहले इधर तो पूरा आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर इधर के सारे राज्य आ जाएंगे कौन कौन से, एक तो असम की बात करेंगे, असम के नीचे सीधा आ जाता है आपका मेघालय, और मेघालय के नीचे सीधा आप आ जाते हैं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपको मिल जाएगा मिजोरम। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो हमने आपको जितने भी
भारत के पड़ोसी देश थे, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। और भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं मतलब पड़ोसी देशों के साथ। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। सबसे पहले अब तो भारत की अवस्थिति के बारे में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा देशांतरीय विस्तार के बारे में कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए सॉरी अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार किसे कहा जाता है या अक्षांश किसे कहा जाता है। माना कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा गया है दोस्तों, तो विषुवत रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है, विषुवत रेखा कहा गया है। ठीक है, तो जो पश्चिम से पूर्व जाने वाली लाइन होती है, जो पश्चिम से पूर्व जाने वाली लाइन होती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। और जो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा होती है, जो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो इसे देशांतर कहा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, देशांतर कहा जाएगा। और ये जो हमने आपको लाइन खींचकर बताया था, इसे क्या कहा जाएगा, अक्षांश कहा जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत कहीं पर यहां पर है और इसीलिए उत्तरी अक्षांश की बात की जाती है। ठीक है, देखिए आइए इसको समझ लेते हैं। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर अगर आप देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट भारत के पूर्वी उत्तरी अक्षांश तक है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब देख लेते हैं देशांतरी विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाएगा, अक्षांशीय विस्तार कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, अक्षांशीय विस्तार कहा जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसे क्या कहा जाएगा, अक्षांशीय विस्तार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो इसे अक्षांशीय विस्तार कहा जाएगा। और इसे क्या कहा जाएगा, देशांतरीय विस्तार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। 68, 7 और 97, 25 इतना याद कर लेंगे ना, तभी आपका काम हो जाएगा। देखिए 68 फिर डिग्री 7 मिनट और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये बातें एक क्या हो जाता है, आपका देशांतरी विस्तार है। फिर आप याद कर लीजिएगा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट की बात करते हैं। फिर उसके बाद 37 याद कर लीजिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे सीधा और सीधा डेटा पूछा जाता है और फालतू की चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको बताया भारत की अवस्थिति के बारे में कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। आइए अब समझ लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में यदि आप देखते हैं तो अरब सागर है और दक्षिण में यदि आप देखते हैं तो हिंद महासागर है। देखिए अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में यदि आप देखते हैं तो हिंद महासागर है। और भारत के यदि आप पश्चिम में देखते हैं तो अरेबियन सागर है, यानी कि अरब सागर है। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो कितना है भारत का क्षेत्रफल, जल्दी से आप लोग बताइएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है। भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। अब भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो 7वां सबसे बड़ा राज्य है भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो 6 वे राज्य कौन कौन से हैं जो भारत से भी बड़े हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वो है रूस। दूसरी बात कर लेते हैं तो कनाडा है। तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों तो चाइना है। और चौथी बात कर लेते हैं तो अमेरिका है। और पांचवी बात कर लेते हैं तो ब्राजील है। और छठी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों।
देखिए ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है, और इसलिए इसे माना गया है कि जो एक तरह से छठा है, भारत से सबसे बड़ा राज्य जो है, देश है, यानी कि वो है एक तरह से ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर यदि आप देखते हैं तो हमारा प्यारा भारत है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि आपसे पूछा जाता है तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और वे 6 देश कौन कौन से हैं जो भारत से भी बड़े हैं? एक तो पहली बात करते हैं रूस की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कनाडा, फिर चाइना की बात करते हैं, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत। एक बार इसकी ट्रिक बना लेते हैं तो आर के सी, ठीक है। फिर उसके बाद ए की बात कर सकते हैं, फिर बी बात कर सकते हैं, RKCAB, फिर ए की बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद आई कर सकते हैं या बी कर सकते हैं। आई मतलब हो जाएगा इंडिया, या आई मतलब आपका, हाँ, बी मतलब भारत हो जाएगा। तो RKCAB और ए बी याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए आर का मतलब क्या हो जाता है? रसिया, के का मतलब कनाडा, सी मतलब चाइना, ए मतलब आपका अमेरिका, और फिर उसके बाद आप जानते हैं बी मतलब ब्राजील, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया और बी मतलब भारत। तो RKCAB, ए बी याद कर लीजिए, RKCAB, ए बी याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से तो आराम से आप लोग बता लेंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन चुका है, जो कि भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं तो भारत ने चाइना को पिछाड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंचा है। तो भारत विश्व का पहला देश बन चुका है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और अगर देखें तो चाइना जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो ऐसे ही हम चाइना को पीछे करते रहेंगे। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात ये कर लेते हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यदि आप देखते हैं तो 2933 किलोमीटर है। तो आइए एक बार हम मैप में इसी को देख लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो ए है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो यदि इसे आप देखते हैं तो भारत के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो यह है 3214 किलोमीटर। कितना है? तो 3214 किलोमीटर की बात करते हैं। तो भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, एक मिनट दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं या पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं 3214 याद कर लीजिए किलोमीटर। अगर आपसे पश्चिम से पूर्व पूछा जाता है तो क्या आप बताएंगे? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये बातें भी याद हो गई होंगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है दोस्तों। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, बहुत ही साधारण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बन ही जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। तो एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है दोस्तों। एक मिनट। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से जाती है। ये बातें तो आप जानते ही हैं। आइए हम देख लेते हैं कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वे 8 राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात। सिंपल सी बात है, गुजरात मोदी जी का इलाका। ठीक है। दूसरी बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चौथी बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आएगा। और जहां पर छत्तीसगढ़ होगा वहां पर झारखंड होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। फिर है आपका त्रिपुरा है। फिर उसके बाद है दोस्तों मिजोरम है। चलिए मैं एक बार मैप में आपको याद करवा देता हूं। देखिए थोड़ा से आप लोग अपने दिमाग में, सॉरी, मैप को लाइए, मैप का चित्र लाइए अपने दिमाग में और याद करिए। सोचिए कि ए है पूरा भारत, ए है पूरा भारत। अब आपको चलना है गुजरात से, दौड़ते हुए आपको जाना है। ठीक है, फटाफट। सबसे पहले आप आएंगे गुजरात और गुजरात के बाद आपको राजस्थान पहुंचना है। और जैसे ही राजस्थान पहुंचेंगे आप वैसे ही एक सिक्स मारेंगे, आप पहुंचेंगे कहां पर? आप पहुंचेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद आपको फिर जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जैसे ही आप गए तो झारखंड वालों ने भी बोला कि आ जाओ हमारे यहाँ भी घूमते चले जाओ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, झारखंड आप पहुंचेंगे। और झारखंड के बाद फिर ममता बनर्जी आपको इन्विटेशन देते हैं कि हमारे यहाँ भी क्रिकेट खेलते चले जाइएगा।
तो आप पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद त्रिपुरा वाले कहते हैं भैया हम छोटे भले हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है, तो आप हमसे भी मिलते चले जाइएगा। तो आप पहुंचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आप पहुंचते हैं मिजोरम। जल्दी से फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। सॉरी, पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। सिंपल सी चीजें हैं, बस ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना है, निश्चित तौर पर सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस एक बार आप दिमाग लगाइए, सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी, जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है। ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप लोगों ने बेसिक चीजों को क्लियर कर लिया। देखिए, जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता वही एडवांस नहीं कर पाता, क्योंकि एडवांस में वही बातें आती है जो बेसिक में भी आती होती हैं, यानी कि बेसिक से ही रिलेटेड एडवांस बना होता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए, तो इसलिए आप सभी लोग बेसिक चीजों को क्लियर करते चलिए हमारे साथ। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो कल मैं इसका एडवांस पढ़ा दूंगा, तो सारी चीजें आपको जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। अब सोचिए मैं डायरेक्ट एडवांस पढ़ाता तो आपको लगता है पता नहीं कहां से मास्टर पढ़ा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कोई बातें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप भागते हुए जाइए एक बार फटाफट। आप जाइए गुजरात, गुजरात से राजस्थान उड़िए, और गुजरात राजस्थान के बाद आप जाइए मध्य प्रदेश, फिर सीधा छत्तीसगढ़, सीधा झारखंड, फिर उसके बाद आप वेस्ट बंगाल पहुंचिए, और बांग्लादेश को सीधा क्रिस बनकर उछलकर आप जाइए त्रिपुरा और मिजोरम पहुंच जाइएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सारी बातें आप लोगों को याद हो गई होंगी। आइए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि भारत की मानक समय रेखा के बारे में। देखिए, भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री से होकर जाती है। ठीक है, 82.5 डिग्री से होकर जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, जो कि आप जानते ही हैं। तो 82.5 डिग्री से इलाहाबाद के नैनी से भारत की मानक समय रेखा जाती है। और कितने राज्यों से जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश पहले तो 5 राज्यों से जाती है, सॉरी हाँ, पहले तो हम ये बता दे, मैं आपको ये बता देता हूँ कितने राज्यों से होकर जाती है। तो 5 राज्यों से। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फिर दूसरी बात मध्य प्रदेश, फिर तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, फिर चौथा राज्य हो जाता है उड़ीसा, फिर 5वां राज्य हो जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। एक बार मैं मैप में आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है दूर हो सके। ए देखिए, ए है भारत की मानक समय रेखा दोस्तों, ए है भारत की मानक समय रेखा की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी बाबा बैठे हुए हैं, और दूसरी बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं छत्तीसगढ़, और चौथी बात करते हैं तो उड़ीसा, और 5वीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कहते सॉरी कितने राज्यों से मानक समय रेखा जा रही है दोस्तों? तो 5 राज्यों से। तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। फिर उसके नीचे हम आ जाएंगे कहां पर? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद हम कहां पर आ जाएंगे? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हम कहां पर पहुंचेंगे? छत्तीसगढ़ के बाद हम उड़ीसा आएंगे, और उड़ीसा के बाद हम कहां पर पहुंचेंगे? आंध्र प्रदेश। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, सीधा इमेज आप अपने दिमाग में थोड़ा सा चित्र बनाते चलिए। जैसे मैं थोड़ा से क्या बताऊं, वैसे मैं कहना और कुछ चाह रहा था लेकिन नहीं कहूंगा। चलिए, जैसे कि बात करते हैं, किसी ने आपको कोई चीजें दिखाया हो तो एक नजर में आप अपने दिमाग में उसका इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप सोचिए, मैं एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, अपने दिमाग में वो चित्र बसा लीजिए, अपने हृदय में उसे बसा लीजिए, अपने दिमाग में उसे बसा लीजिए वो चीजें, कि हाँ कहाँ से सर ने हमें चीजें बताया था। जब आप एग्जाम में बैठे ना, तो आपसे पूछा जाए तो एक बार आंखें बंद करने के बाद वो सारी चीजें आपको विजुलाइज होने लगे। अच्छा, भारतीय मानक समय की रेखा के बारे में पूछा जा रहा है क्या? तो सीधा और सीधा हम पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश। दिमाग में इमेज आ गया कि भैया उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। सीधा और सीधा याद कर लीजिए, काम खत्म। और अगर कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है, फिर से एक बार आंखें बंद करिए और सीधा गुजरात पहुंचिए। फिर गुजरात से दौड़ते हुए आप सीधा पहुंचेंगे कहां तक? मिजोरम तक। गुजरात की बात करते हैं, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आप देखें तो बांग्लादेश को क्रॉस करिए और सीधा पहुंचिए त्रिपुरा और मिजोरम पहुंच जाइए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं तो 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा जाता है दोस्तों, या जाती है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? पश्चिम से पूर्व जाती है दोस्तों, ये बातें हमने आपको बता ही दिया है, तो याद हो गई होंगी बातें। चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी समझ लेते हैं कर्क रेखा से संबंधित। देखिए यहाँ पर कहा गया है, एक तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और त्रिपुरा की बात करते हैं, तो इसके मध्य कर्क रेखा जो है बांग्लादेश से होकर गुजरती है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है,
तो अगर आप देखें तो इधर आपको मिलेगा त्रिपुरा, इधर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, इसके बीच में एक देश है वो है बांग्लादेश। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच में कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका बांग्लादेश है। और भारत में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा अगर लंबाई किसी राज्य में है तो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई है दोस्तों। सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है, तो उसकी लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो है मध्य प्रदेश में है।